हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वर्ष के आखिरी दिन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में 31 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। 2024 हमारे लिए जैसा भी रहा, अगर अच्छा रहा तो 2025 को और बेहतर बनाएंगे, और अगर 2024 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है तो उन खराब यादों को 2024 के साथ ही छोड़ देंगे, और 2025 में अपने आप को सफल होने के लिए जो भी जिद पालनी होगी, जितना भी जुनून पालना होगा, वो सब अपने साथ पाल कर चलेंगे, ताकि 2025 में अपने सपनों को साकार कर सकें। इन 365 दिनों में एक दिन आपका होगा, अगर आप शिद्दत से तल्लीनता से लगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे। अगर आप स्टडी को समय दोगे, इस टाइम पर रिश्तों, दोस्ती, यारी, नाते सब भूल जाइए। आप जितना ज़्यादा स्टडी को प्रेफरेंस इस टाइम पर देंगे, उतना ही ज़्यादा स्टडी आपको नौकरी दिलाने में भी प्रेफरेंस देगी। इन 365 दिनों में से कोई एक दिन आपका होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा, और उस दिन सारे क्वेश्चंस पे आंसर सही बैठेंगे और उसी तरीके से बैठेंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। तो जुड़ जाइए सब कुछ छोड़कर इस टाइम पे। कौन क्या कर रहा है, कौन इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, कौन फेसबुक पे रील बना रहा है, सब कुछ छोड़ दीजिए, कमरा बंद करके सिर्फ अपने सपने को साकार करने में लग जाइए। क्योंकि ये वो समय है जो अगर निकल गया तो 27-28 की उम्र पे जब आप जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने के। खैर, कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। मैंने देखा कई लोगों ने गलत आंसर भी कर दिया है, जैसे कि मोरारजी देसाई भी कई लोगों ने आंसर किया था। तो आपसे ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गुलजारी लाल नंदा भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, आज तक के इकलौते और पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक्टिंग पीएम के रूप में थे। एक्टिंग पीएम का मतलब ये होता है जो कि टेम्परेरी बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर है, जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर परमानेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता है। अब समझिएगा ये प्रधानमंत्री कब बने थे। देखिए, ये दिन था 27 मई 1964, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, और उसी दिन इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। एक्टिंग पीएम के रूप में इन्होंने 27 मई से लेकर 7 जून 1964 तक सर्व किया हुआ है। उसके बाद 9 जून को भारत के अगले परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में उसके बाद हुआ, और 1966 में फिर इंदिरा गांधी बनी थी भारत की प्रधानमंत्री। तो ये थी पूरी कहानी, और किस तरीके से सीक्वेंस था उसको अब आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ईयर एंड सेल चल रही है बुक्स पर। इन बुक्स पे ऑफर लाना मेरे हाथ में नहीं होता है बहुत हद तक, क्योंकि हमारे जो पब्लिशर पार्टनर हैं उनके हाथ में ये चीज़ें होती हैं। तो ईयर के एंड में ईयर एंड अप्लाई करना है आपको कूपन कोड। इस कोड की मदद से आप 28% फ्लैट ऑफर चल रहा है, साथ में जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे उस पर 15% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप देख लीजिए, 40% से ऊपर का आपको ऑफर मिल रहा है मेरी हर एक किताब पर। तो अभी तक जो लोगों को रेलवे की किताब महंगी लग रही थी, या एसएससी की क्वेश्चन बैंक महंगी लग रही थी, जिसमें करीब 9,000 सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, रेलवे की वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक है जो कि हम तीनों फैकल्टीज ने मिलकर डिजाइन करी हुई है, ये सारी किताबें आप अवेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्काउंट पर। इसके बाद ये डिस्काउंट नहीं रहेगा। ये डिस्काउंट आज मतलब 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं लगेगा। एक और कंप्लेन आ रही थी कल स्टूडेंट्स की। आप लोगों का कहना था कि सर, आपने जो लिंक दिया हुआ है वहां पर ये ऑफर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मत जाइए, इस ऑफर के लिए आपको जाना होगा examcart.in पर। मैंने टेलीग्राम पर भी कल लिंक शेयर कर दिया था, और अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको, जहां पर बुक्स का लिंक दिया हुआ है उसके सबसे ऊपर मैंने ये वाला ऑफर का लिंक दिया हुआ है। स्टैटिक जीके की बुक भी आप मंगा सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही उपलब्ध है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे जिमी कार्टर, हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति 1977 से लेकर 1981 तक रहे थे। इतना ही नहीं, इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने साल 2002 में नोबेल पीस प्राइज भी जीता था। मतलब इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2002 में। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमेरिका के तीसरे ऐसे केवल राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत को विजिट किया था। मतलब आज तक अमेरिका के इतिहास में केवल 3 राष्ट्रपति उनके हुए हैं जिन्होंने भारत को विजिट किया है, उसके अलावा बाकियों ने विजिट नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अभी तक के इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि, या फिर आप बोल सकते हो
सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे जिनका अब निधन हो गया है। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो जैसे हमारे देश में 5 साल का होता है ना, अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है। एक और बात यह है, जैसे कि हमारे देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार चुनकर आ सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कितने बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते वो इलेक्शन जीते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद के लिए सर्व कर सकता है। जैसे कि बराक ओबामा लगातार 2 टेन्योर सर्व करके गए थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं अब किसी भी कंडीशन में, कभी भी जीवन में। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हो, एक बार राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्व कर चुके हैं, अब ये फिर से इस बार 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो इस कार्यकाल के बाद वो सर्व नहीं कर पाएंगे। हाल ही में ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड अभी दिया नहीं गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है। पहले नामांकन किया जाता है कई सारे खिलाड़ियों का, उसके बाद उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है आईसीसी के द्वारा, और उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है। तो भारत की ओर से अगर फीमेल क्रिकेटर्स में बात करें, पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल कैटेगरी में एक खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह, इनके प्रदर्शन को देखते हुए नॉमिनेशन मिला हुआ है। और फीमेल कैटेगरी में अगर बात करी जाए तो ये खिलाड़ी हैं स्मृति मंदना, लेकिन स्मृति मंदना जो हैं इनको वनडे इंटरनेशनल कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर बात किया जाए कि T20 में विमेंस कैटेगरी में भारत की तरफ से किसको नॉमिनेशन मिला हुआ है, तो ये है श्रेयंका पाटिल। कौन है? श्रेयंका पाटिल। अपार्ट फ्रॉम दिस दुनिया के और भी खिलाड़ी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का अभी नामांकन हुआ है, पाकिस्तान के बाबर आजम और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हो गए। इसी तरीके से अगर महिला क्रिकेटरों में बात करें तो उसमें भी मल्टीपल टीम्स की खिलाड़ियों का नॉमिनेशन हुआ है। आईसीसी के द्वारा फाइनल डिसीजन जनवरी के आखिर सप्ताह में लिया जाएगा, मतलब जनवरी लास्ट वीक में यह फैसला लिया जाएगा कि किसको सम्मान दिया जाएगा। तो करीब एक महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेल और फीमेल कैटेगरी में किसको दिया जाएगा। आईसीसी के द्वारा ये जो अवार्ड है ये 12 इंडिविजुअल कैटेगरी में दिए जाते हैं। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और आईसीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे जे शाह। कौन है? जे शाह। दिसंबर के ही महीने में इन्होंने पदभार संभाला है। ये कौन है जो कि दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बन गई हैं? तो आज तक आपको बता दूं, महिलाओं की कैटेगरी में जितने भी आज तक चेस खिलाड़ी हुए हैं, केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में, उसमें इनके अलावा सिर्फ एक और खिलाड़ी हैं जो कि 2 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती हैं, एंड शी इज द वन एंड ओनली कोनेरू हम्पी। 37 साल की कोनेरू हम्पी हैं। इससे पहले ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप एक बार और जीत चुकी हैं। इससे पहले इन्होंने 2019 में जो रशिया की मॉस्को में चैंपियनशिप हुई थी उसे जीता था, और अब इस बार इन्होंने जीता है 2024 में। इनके अलावा दुनिया की एक और खिलाड़ी केवल जो हैं वो हैं चाइनीज खिलाड़ी, और उनका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जू वेंजुन। क्या नाम है? जू वेंजुन। ठीक है। हाल ही में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024, जो कि इस बार 15वां संस्करण था इसका, इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो जो आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं इनका नाम है हेमंत मुदप्पा, और इस बार इन्होंने मोटरसाइकिल का नेशनल जो चैंपियनशिप टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। इस बार का ये जो चैंपियनशिप टाइटल था ये चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में खेला गया है। और जो हेमंत मुदप्पा हैं ये कावासाकी की जो हायाबुसा है इससे इन्होंने रेस लगाई हुई थी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो मोटरसाइकिल का नेशनल लेवल का जो इवेंट है वो हेमंत मुदप्पा ने 2024 का अपने नाम किया है। ये कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इस बार का जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हो रहा है इसमें इकलौते बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो कि भारत से हिस्सा ले रहे थे, और ये थे लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने फाइनली ब्रॉन्ज इसमें जीता है, और इन्होंने जिनको हराया है इन खिलाड़ी का नाम है एलेक्स लैनियर। एलेक्स लैनियर ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इनको लक्ष्य सेन ने 21-17 से परास्त किया है। और लक्ष्य सेन को जिस खिलाड़ी ने हराया है ये चाइना के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है हु जेन। हु जेन।
ये कौन सी जगह है जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा पूर्वी लद्दाख में एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं पेंगोंग सो। यहां पर मैं लिख देता हूं, पेंगोंग सो। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक लेक है, पेंगोंग लेक। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट में जो लास्ट सीन है, जहां पर आमिर खान से चतुर मिलने जाता है, वहां पर आपने देखा होगा जो लेक दिखाई गई है, जिसके किनारे पर शूटिंग हो रही है, वो पेंगोंग लेक ही है। ठीक है, तो उसी लेक के किनारे पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन आर्मी की 14 कॉप्स के द्वारा। 14 कॉप्स के इस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो मूर्ति है, एक तरीके से आप बोल सकते हो 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित करी गई है समुद्र तल से। हाल ही में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैंने आपको 5 से 6 दिन पहले करीब बताया था, आई डोंट नो आपको रिमेंबर है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जॉर्जिया में तख्ता पलट हो गया है और उसके चलते फाइनली फिर पार्लियामेंट में इलेक्शन तुरंत कंडक्ट कराए गए। गुप्त रूप से कंडक्ट कराए गए थे इलेक्शन, और यहाँ पर चुना गया जिनको, इनका नाम है मिखाइल कवेलशविली। क्या नाम है? मिखाइल कवेलशविली। और पहले ये फुटबॉलर हुआ करते थे, जॉर्जियन फुटबॉलर, लेकिन उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया अभी कुछ साल पहले, और अब जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। क्या बोलते हैं इसे? तिब्लिसी। और यहाँ की करेंसी है लारी। क्या बता सकते हैं अभी हाल ही में मालदोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? इनके भी बारे में 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था। ये अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रही हैं अब। तो इनका नाम है मैया सांदू। क्या नाम है? मैया सांदू। ध्यान रखिए, दूसरा कार्यकाल सर्व कर रही है। मालदोवा के अंदर इकलौती ऐसी फीमेल प्रेसिडेंट हैं जो कि लगातार दूसरे टेन्योर के लिए सर्व कर रही हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की ये कौन लड़की हैं जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि सातों कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई करी हुई है? पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, हम सभी को पता है। और इन सभी महाद्वीपों की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जो हाईएस्ट पीक है, उन सब की चढ़ाई कर चुकी हैं ये। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कामा कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। ये बेसिकली मुंबई से बिलोंग करती हैं और इनकी उम्र केवल 17 साल है। और अभी 17 साल की उम्र में जो आखिरी चोटी बची हुई थी, वो थी विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ आप जानते हैं ना, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। और इससे पहले लास्ट ईयर जब ये 16 साल की थी, तब इन्होंने एशिया की और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। साल 2021 में इनको इसी वजह से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची चोटी कोई भी ऐसी नहीं बची है जिसको काम्या कार्तिकेयन ने सक्सीड ना किया हो। और किलीमंजारो जैसे अफ्रीका की हो गई, साउथ अमेरिका की अंकाकागुआ हो गई, माउंट देनाली हो गई नॉर्थ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूस्को, सबकी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। चीन में पहली बार इस तरीके का असॉल्ट शिप लॉन्च किया गया है और ये टाइप 076 एम्फीबियस कैटेगरी का है। इस शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है शिचुआन। क्या नाम है? शिचुआन। ये जो शिप है, इसकी कैपेबिलिटी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसका जो वजन है, ये 40,000 टन इसका वजन है। आज की डेट में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर समुद्री पोत हो, उसमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये लैस ना हो। इसकी खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स को भी कैरी कर सकता है, साथ में एयरक्राफ्ट्स इसी से उड़ान भी भर सकते हैं, इसमें लैंड भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी इस पे लैंड कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, और साथ में हैवी आर्मी व्हीकल्स या आप बोल सकते हो आर्मर्ड व्हीकल्स को भी ये आसानी से कैरी कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं, इसको चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि वहीं पर इनकी सबसे ज़्यादा टेंशन है इस टाइम पर ताइवान को लेकर। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू विश। अब देखिए, ये एक तरीके का इंश्योरेंस कवर पैकेज है और स्पेशली इसको महिलाओं के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है। महिलाएं इस प्रोडक्ट के थ्रू अपना इंश्योरेंस करा सकती हैं। इसमें स्पेशली वो इस तरीके की डिसीजेस जो कि महिलाओं में होती हैं, जैसे कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, या फिर गर्भाशय में भी कैंसर के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस भी होती हैं।
तो इस तरीके की स्पेशली जो डिसीजेज हैं वो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कवर हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो कहीं पर भी आपको इलाज कराना हो तो आपका एक कार्ड बन जाता है। उस हेल्थ कार्ड को आप जाकर दिखाइए, उस हॉस्पिटल में आपका इलाज चालू हो जाएगा और आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बशर्ते वो इन पैनल होना चाहिए। और कितने हॉस्पिटल आपके आसपास पैनल्ड हैं इसमें, वो सब आपको एक पूरी लिस्ट में मिल जाता है। तो आप उन्हीं हॉस्पिटल में जाइए और जितना भी आपका खर्चा होगा एक आपको मार्जिन दे दिया जाता है कि पर ईयर मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया गया है। तो किसी भी महिला की अगर डिसीज में मान लीजिए 8 लाख रुपए का खर्चा आया, 5 लाख रुपए का खर्चा आया, तो वो सब इसके अंदर तक कवर है, 15 लाख तक कवर है। और ऐसा भी इसमें होता है, जैसे मान लीजिए एक साल में कोई महिला एक बार एडमिट हुई तो 3 लाख रुपए उसका लगा। और दूसरी बार मान लीजिए अब 3 लाख तो लग गया, तो 15 लाख में से 12 लाख अब बचे। अब दूसरी बार मान लीजिए 15 लाख का खर्चा आ गया सीधे, तो 12 लाख ही इसमें से कट जाएगा और बाकी के 3 लाख आपको अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। इस तरीके से ये काम करता है। जैसे ही एक साल पूरा हो जाएगा फिर आपको इसे रिन्यू कराना होता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अनूप बागची। क्या नाम है? अनूप बागची। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अंग्रेजी में बोले तो चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये 1992 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, के विजयानंद। तो अब से ये नए सेक्रेटरी होंगे। और अभी तक आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नीरब कुमार प्रसाद थे। ये आज ही रिटायर हो रहे हैं, मतलब 31 दिसंबर को। और आज ही से ही कार्यभार संभाल लेंगे के विजयानंद। इससे पहले के विजयानंद अभी तक आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे। अनिल कुंबले को पछाड़ते हुए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन्स में सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन बन गया, मतलब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं? देखिए है क्या, पूरा मैं इसको मतलब समझा देता हूँ। सेना कंडीशन इसको बोलते हैं। सेना कंडीशन क्रिकेट में किसको बोली जाती है? एस फॉर साउथ अफ्रीका, ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे देश हैं जिनकी पिचें बहुत फास्ट होती हैं। इन पिचेस में खेलते हुए अभी तक एशियाई खिलाड़ी ये कौन थे जो कि नंबर वन पे थे? तो मैं आपको बता दूं, वसीम अकरम नंबर वन पे हैं। 146 विकेट वसीम अकरम ने लिए थे सेना कंडीशंस में, ठीक है। अनिल कुंबले जो थे भारत के, ये दूसरे नंबर पे थे। इन्होंने 141 विकेट लिए थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जसप्रीत बुमराह नंबर दो पर आ गए हैं। अनिल कुंबले को पछाड़ दिया इन्होंने। जसप्रीत बुमराह ने 142 विकेट ले लिए हैं। एंड अभी 31 साल के हैं जसप्रीत बुमराह, और आने वाले समय में बहुत ही आसानी से वसीम अकरम का भी ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सेना कंडीशन में हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे। एंड इवन बहुत ज्यादा मार्जिन भी ये क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा गेम इनका बाकी है। जो ऑफर अभी तक चलता चला आ रहा था वो बस केवल 48 घंटे के लिए बाकी है, मतलब आज के दिन 31 और 1 जनवरी को। उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। जो आपको 50% का ऑफर मिल रहा है मेरे बैचेस में, वो केवल 30% का ही रह जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। केवल 48 घंटे तक, आज और कल आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। मेरा जीएस जीके का जो फाउंडेशन बैच है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ये सब यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक मेरे बैच में कवर है। कोई भी ऐसा जीएस का टॉपिक नहीं है जो कि मेरे बैच में छूटा ना हो। सारे सब्जेक्ट कवर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज। मैं आपको दावे ही नहीं वादे के साथ भी बोल सकता हूं कि अगर आप इस बैच को कवर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाइए, जीएस में आप इजीली स्कोर कर ले जाएंगे। बस केवल उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने की देर रहेगी। अगर आपने 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा लिए एग्जाम से पहले, तो मैं समझता हूं कि आप तैयार हैं हर एक एग्जाम के लिए। लेकिन जीएस को पार लगाना, उसके लिए स्ट्रैटेजी की ही जरूरत होती है। अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो जीएस में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अभी समय है, आपको भी पता है, केवल 5 महीने बचे हुए हैं एसएससी सीजीएल 2025 के। उसके बाद लगातार एमटीएस लगा हुआ है, सीपीओ भी लगा हुआ है, सीएचएसएल लगा हुआ है। तो तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए। 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। वो दिन गए जब तैयारी केवल 1 महीने में हो जाया करती थी जीएस की। बाकी मैंने आपको मैराथन दे ही दी है। मैराथन 25 दिसंबर की सुबह मैंने आपको दे दी है, जनवरी से दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसे देख लीजिए, और टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी शेयर्ड। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसके अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए।
तो जो बुक का ऑफर चल रहा है वो केवल आज रात तक है, और जो बैचेस का ऑफर है वो कल रात तक है, मतलब 1 जनवरी तक है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो एंड एग्जाम इंजन ऐप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के पीवाईक्यूज आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में एसएससी के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का आप वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज कवर करके जाने होंगे। मेरा आपसे वादा ही नहीं, दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके एमसीक्यूज, तो जीएस में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट अमेज़न पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं, और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी करें।